सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको देंगे, जहां ओबीसी आयोग की टीम की आज बैठक होने जा रही है। 5 सदस्यीय टीम है जो कि आज 4:30 बजे एक बैठक करने वाला है। बैठक के बाद मीडिया से भी बातचीत होगी। बता दें कि राम अवतार सिंह रिटायर्ड न्यायमूर्ति ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं 24 सिंह वर्मा रिटायर्ड आईएएस, महेंद्र कुमार रिटायर्ड आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा भूतपूर्व विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी को ओबीसी आयोग का सदस्य बनाया गया है और आज इनकी एक बैठक होने जा रही है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, ये आयोग जब से बना है उसकी पहली बैठक क्या होने जा रही है और शुरुआत कैसे होगी, और मीडिया से भी रूबरू होना है आज? बिल्कुल, देखिए 28 दिसंबर को इस आयोग का सरकार ने गठन किया था। इससे पहले अगर हम देखें 27 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला आता है निकाय चुनाव के मामले में आरक्षण को लेकर बाकी चीजों पर, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि पहले आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को, यानी जो निकाय चुनाव है उसको कराया जाएगा आरक्षण निर्धारण के बाद। और 28 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाती है इस आयोग के गठन की, जो गठित किया गया है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्य और हैं इसमें, जिसमें रिटायर्ड आईएएस भी रखे गए हैं, लीगल भी रखे गए हैं। और आज ये आयोग अपनी पहली बैठक लखनऊ में करने जा रहा है। सूडा का जो कार्यालय है गोमती नगर में, वहां पर ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद में जो वहां पर चर्चा होगी, मीडिया से बात होगी। और देखिए आज कहीं ना कहीं आयोग का जो समय है, जो आयोग का गठन हुआ है वो 6 महीने के लिए किया गया है, लेकिन आज जब आयोग बैठक करेगा, देखिए तमाम तरीके की चर्चा होगी इसमें कि कितना समय उसको लग सकता है अपनी रिपोर्ट देने में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर ओबीसी का जो आरक्षण है सर्वे के बाद, ट्रिपल टेस्ट के बाद उसको निर्धारित करना एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, देखिए एक लंबी प्रोसेस है। तो ऐसे में आयोग जो है वो इसके ऊपर मंथन करेंगे, सदस्य बैठकर मंथन करेंगे और इसके बाद में वो मीडिया को भी ये बताएंगे कि उनको कितना वक्त लगेगा, किस तरह से आयोग काम करेगा, कैसे उसकी काम करने और शैलेश, इंतजार इसी चीज का है कि आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो कब तक सौंप पाएगा, क्योंकि उसके बाद ही निकाय चुनाव संभव है। तो ऐसे में आज होने वाली ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहने वाली है। शैलेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 सदस्यीय टीम है जिसकी आज पहली बैठक होने जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से देते, जहां लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। यहां बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने जीने का अधिकार है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। कोई भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। जौनपुर से जुड़े हुए एक मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। लड़की के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। प्रेमी युगल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया था। जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां ने यहां डिवीजन इनकी थी, इस डिवीजन बेंच ने ही ये फैसला दिया है। प्रेमी युगल ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, बालिग होने की बात कही थी और इस पर एक तरह से ये जो बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की है बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि बालिग हैं, आजाद हैं, अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मोइन, इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप को लेकर न सिर्फ राजनेताओं के कई बयान आए हैं, कई ऐसी सेनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं जो इसे लेकर आंदोलन की बात कह रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कितनी अहम देखी जाए? देखिए, जौनपुर से जुड़ा हुआ एक मामला है जहां एक लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। लड़की के पिता ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी और उसी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। लड़की और उसके प्रेमी की तरफ से हाईकोर्ट में ये सबूत पेश किया गया कि दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने इन्हें राहत दी। इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे रद्द कर दिया और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों बालिग हैं तो कानून के मुताबिक दोनों साथ रह सकते हैं। उनके निजी जीवन में किसी को भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने जो एफआईआर की गई थी उस एफआईआर को रद्द कर दिया है और प्रेमी जोड़ी को राहत दी है और साथ ही साथ टिप्पणी भी की है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो चाहे रह सकता है और किसी के जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं, भले ही चाहे वो उनके परिवार के लोग क्यों ना हो। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए मोइन। और जहां भाजपा के ही कुछ महिला नेता ऐसी रही हैं जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ सरकार को कानून बनाना चाहिए, यहां तक की मांग करती है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है।
बहरहाल बढ़ेंगे आगे। विपक्षी एकजुटता पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने दिल्ली में की और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं, कुछ की अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन यात्रा के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अखिलेश और मायावती पर राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश मायावती भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, लेकिन अखिलेश के कांग्रेस बीजेपी एक जैसी वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि देश जानता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी नहीं हो सकते। ऐसा होता तो मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते। अखिलेश यादव को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। विचारधारा सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। तो देखना होगा कि अखिलेश यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया अब आती है राहुल गांधी के इस बयान पर। बढ़ेंगे आगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जहां लखनऊ स्थित आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान मेडिकल सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। वहीं मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम लोग मित्र और पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के, इसीलिए इस बात ये जो मुलाकात हमारी हुई है इसके कुछ अलग मायने ना निकाले जाए, बल्कि ये एक निजी मुलाकात भी कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे अंतिम लक्ष्य जनता की सेवा करने से ही जुड़े हैं। डिप्टी सीएम हैं तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के कहां जाएंगे? पीजीआई की बीमारी अगर किसी को लगी हो कहां जाएंगे? आप ही क्या ना आएंगे? तो बीमारी वगैरह तो ठीक हो भाई कहा ना देखिए रोगी लेके आए हैं उठे हैं। होने से काम होने वाला है आजकल। मतलब देखिए ये सवाल खड़ा करना है, फोन पे कुछ नहीं होता है। नहीं, यहाँ तो हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं फोन पे नहीं समझाई जा सकती हैं। मित्र हैं और हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के, और साल का अंतिम प्रहर है और हम लोग आपस में बैठ करके दिनचर्या की चर्चा भी करते हैं कि समाज में किस प्रकार से हम लोगों की जनता की सेवा करनी है। हम लोगों का अंतिम लक्ष्य जनता जनार्दन की सेवा करना है और हम राउंड द क्लॉक हम दोनों भाई लगे रहते हैं। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। बस्ती में 4 शौचालयों के एक साथ बनाने पर अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है। ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है अखिलेश यादव ने। ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा ने कहा था तो ये था कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाएंगे, पर वहां तो लाए नहीं, जहां पारदर्शिता होनी चाहिए वहां ला रहे हैं। दरअसल बिना दीवार के 4 शौचालयों का एक साथ होना भाजपाई भ्रष्टाचार का अनूठा उदाहरण है। भाजपा का सामुदायिक शौचालय का अर्थ ये है क्या? अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। बता दें कि बस्ती की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर 4 शौचालय एक साथ बनाए गए थे, बीच में दीवार नहीं थी और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। और चलिए सीधा देहरादून लिए चलते हैं। डीडीसीए की टीम वहां पहुंची हुई है। ऋषभ पंत यहां मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं। तो अभी आगे के कुछ दिन मैक्स में यहाँ देहरादून में ही ट्रीटमेंट चलेगा और आप भी कॉन्फिडेंट हैं? सर मुझे आगे का तो नहीं पता कितने दिन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पर अभी वो ठीक है, यहीं है। तो अभी कुछ दिन यहीं पे रहने के आसार है।
रिकवरी हो रही है अच्छे से, रिकवरी अच्छे से हो रही है। ही स्माइलिंग एंड गॉड इज काइंड एंड ग्रेसफुल। सर इस सब ने कुछ बताया कि एक्सीडेंट के क्या कारण रहे, कुछ आपकी बात हुई ऐसी? देखो रात का टाइम था, वो कहता कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था ब्रेक से, गड्ढा से कुछ दिख गया था। फैमिली मेंबर से माता जी से बात हुई है, वो हाँ, क्या मम्मी कह रहे हैं सब। उनके क्या बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से कहीं ले जा सकते हैं, उनकी कुछ ऐसी इच्छा है? नहीं, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, डॉक्टर्स टच में है, हमारे बीसीसीआई के डॉक्टर्स भी टच में हैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं। सर सबसे ज्यादा इंजरी उनको कहाँ पर हुई? लिगमेंट में है, नहीं का सर उसकी फिलहाल सर्जरी यही होगी या? नहीं, उसका अभी नहीं छड़ा। सर ये हुआ था कि टो की और नी की एमआरआई नहीं हो पाई थी कल, तो वो आज होगी, कब होगी, कुछ इसके ऊपर बात हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं बात। एमआरआई स्कैनिंग कब होगी नी की? वो बता देंगे आपको, बीसीसीआई की, ये बीसीसीआई को बताएंगे, बीसीसीआई आपको बता देंगे। सर्जरी भी परफॉर्म की गई है सर? प्लास्टिक वो सर्जरी सिर्फ हुई, यहाँ पे था थोड़ा सा, कट मांस तो वो हो गई सर्जरी? हाँ, सर्जरी हो गई है सर? वो कल हो गया था। लिगामेंट नहीं चाहती वो बाहर जाए, ऐसी कोई बात हुई है आपकी? उनकी मदद से कुछ बातचीत हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, बीसीसीआई विल टेक ए डिसीजन। ये शायद ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं, रोहन जेटली खुद देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट। सर लिगामेंट मदर से मिला था, मदर को सिर्फ ये चाहिए कि डॉक्टर अच्छे हों, उनको वो मैंने अभी मदर है जिनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। सर किस ग्रेड की लिगामेंट इंजरी है सर? इस पे बात हुई कोई यहाँ इस पे पे? किस ग्रेड की है? क्योंकि लिगामेंट से रिपोर्ट आ रही थी ग्रेड 2 है सर। मैंने देखा भी, उसको असेस नहीं किया, वो बीसीसीआई डॉक्टर्स अपने आप को। सर लिगामेंट इंजरी के बेटर ट्रीटमेंट के लिए लंदन ले जाने की कोई तैयारी, कोई प्लानिंग आपकी है? मुझे नहीं पता, बीसीसीआई विल डिसाइड। सर सामने देखिए, बट अगर पॉसिबल हुआ तो ले जाया जा सकता है लंदन? आप ये बताइए, किसी भी प्लेयर को, इंडियन प्लेयर को अगर कहीं जरूरत होगी बेस्ट ट्रीटमेंट की, तो हर जगह ले जा सकता है, कभी भी ले जाया जा सकता है। तो डॉक्टर्स फिलहाल ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्हें बाहर ले जाने की जरूरत? अभी तो और चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं, लिगामेंट पे नहीं देते हैं। आखिरी फैसला हर मामले में बीसीसीआई करेगी। डॉक्टर से टच में है, डॉक्टर्स बेस्ट जो इंडिया के डॉक्टर सब डिसाइड करेंगे। और बीसीसीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या यहाँ पर आ रहे हैं, हमने देखा है? अभी मुझे कुछ ठीक है, थैंक यू। ऋषभ पंत की फैमिली से बात हुई क्या बताया? सुना है, उन्होंने कहा कि अभी यहीं पर ऋषभ पंत का इलाज चलेगा और अगर जरूरत हुई डॉक्टर्स की तरफ से अगर कुछ कहा जाता है तो आगे इलाज के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में ही यहां उनका इलाज जारी रहेगा। डीडीसीए की टीम ने ऋषभ पंत से मुलाकात की है और उसके बाद उनके अध्यक्ष को भी श्याम शर्मा को आपने सुना है, कहा कि पंत का इलाज सही तरीके से यहीं चल रहा है और फिलहाल ऋषभ पंत यहीं रहेंगे। अगर जरूरत पड़ती है, अगर डॉक्टर्स की तरफ से कुछ रिकमेंड किया जाता है तो बीसीसीआई अंतिम फैसला लेगी। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो ठीक है, फिलहाल खतरे से बाहर है, अच्छे डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है, जो सर्जरी जरूरी थी वो की जाएंगी। डीडीसीए की टीम ने ऋषभ पंत के परिवार से भी मुलाकात की। खबर कानपुर से, जहां कानपुर में सोलंकी मामले को लेकर सपा का सियासी सत्याग्रह चल रहा है। साल के आखिरी दिन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सरकार के एक्शन का विरोध कर रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में कल दोपहर 12 बजे तक ये सत्याग्रह चलेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी आज सत्याग्रह करने जा रहे हैं। सत्याग्रह का जो वजह बताई जा रही है वो इरफान सोलंकी पर पिछले 2 महीने के भीतर तमाम मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं उसके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सत्याग्रह की शुरुआत आज हो रही है, क्या चुनौती पेश करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में जनता की भावना से बड़ा कुछ नहीं होता। इधर सरकार को हो गया अहंकार, और अहंकारी का अहंकार ज़्यादा समय टिकता नहीं है। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे झूठे वादे और दावे सरकार ने किए थे। 2022 तक हर व्यक्ति को आवास मिल जाना था, कहाँ मिला? ये झूठा वादा हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, कहाँ गड्ढा मुक्त हुई? कौन से शहर स्मार्ट सिटी हो गए? तो झूठे दावे, झूठे वादे। अभी वो ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट,
कहाँ इन्वेस्टमेंट आया, पिछले 6 साल में कौन सा इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा। तो हर तरफ झूठ का आडंबर है और उसके बाद झूठे मुकदमे। विपक्ष कुछ बोल ना सके तो विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाए, झूठे मुकदमे लगा दिए जाएँ। आंदोलन करेंगे तो आंदोलन में मुकदमा लगा देंगे। पुलिस भी निरंकुश हो चुकी है। पुलिस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इन सब कब तक सहा जाए, कब तक चुप रहा जाए। तो हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया हुआ है। तो आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम लोग 24 घंटे का सत्याग्रह करने जा रहे हैं, ताकि शासन प्रशासन पर निगाह जाए कि विपक्षी दलों कितना भी डराओगे, धमकाओगे, दबाओगे, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी बात को लगातार रखते रहेंगे। 2022 में जो कुछ हुआ 2023 में उसके लिए सत्याग्रह किया गया है और सत्याग्रह का आगाज किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो आज दोपहर 12 बजे से ये शुरू हो चुका है सत्याग्रह और कल 12 बजे तक चलेगा। 24 घंटे का ये सत्याग्रह रहने वाला है। बढ़ेंगे अब आगे गोरखपुर से खबर, जहां 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक भी करेंगे। 1 माह तक चलने वाले खिचड़ी मेले को लेकर ये बैठक की जाएगी। मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय ये गोरखपुर का दौरा है। 1 माह तक चलने वाले खिचड़ी मेले को लेकर बैठक की जाएगी। अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। कुछ दिशा निर्देश भी सीएम यहां दे सकते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की, उस दौरान की तस्वीरें। और वहीं कानपुर में वीएचपी नेता प्रशांत शुक्ला को धमकी मिली है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी गई। वीएचपी के जिला प्रचार प्रसार के प्रमुख हैं प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला ने कमिश्नर से मिलकर इसकी शिकायत की है। नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्राइम ब्रांच को जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेशी नंबर से पीड़ित के नंबर पर फोटो, धार्मिक वीडियो भेजे गए और इसे लेकर अब शिकायत दर्ज करा दी गई है। वीएचपी के नेता है जिन्हें धमकी मिली है। वीएचपी नेता प्रशांत शुक्ला को धमकी मिली है और इसकी शिकायत अब उन्होंने कमिश्नर से कराई है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की धमकी। प्रशांत शुक्ला ने कमिश्नर से मुलाकात की और इसकी एक शिकायत दर्ज कराई है। नौबस्ता थाने में यह केस दर्ज हो चुका है। क्राइम ब्रांच को जांच कराने के आदेश भी दिए गए। प्रचार प्रसार प्रमुख प्रशांत जी के पास लगातार बांग्लादेशी नंबर से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल आते हैं और उनको धमकी भरे मैसेजेस आते हैं। उसी को लेकर के आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए थे और हम लोगों ने उनको एक सूचना दे करके मुकदमा दर्ज कराने के लिए और जो प्रशांत जी हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके इसके लिए हम लोगों ने उनसे चर्चा करी है। और जो नंबर है उसको लगातार ट्रेस किया जाए, जितनी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और उनके आधार की पहचान की जा सके। बढ़ेंगे आगे। फर्रुखाबाद में भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद के शमशाबाद कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां भाजपा नेता की पिटाई करने वाले शराब ठेकेदार बताए जा रहे हैं। पिटाई के बीच भाजपा नेता को पुलिसकर्मी बचाते भी नजर आए। वायरल वीडियो पर फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। भाजपा नेता की पिटाई करने वाले ये शराब ठेकेदार बताए जा रहे हैं। पिटाई के बीच भाजपा के नेता को पुलिसकर्मी बचाते हुए भी नजर आ रहे, लेकिन जब पुलिसकर्मियों से इस बाबत सवाल पूछे गए तो वे बचते नजर आए। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।